होती है, ये ग्रिड पैटर्न काइंड ऑफ वैसी लाइंस होती है और उसे आइसोलेट करती है, ठीक है। तो जैसे इसमें बेस्ट फिट लाइन की वजह से क्या कहते हैं, ये बेस्ट फिट लाइन कंप्लीटली टिल्ट हो जाता है, उस केस में वो टिल्ट नहीं होता। सिंस यू आर मेकिंग अ ग्रिड देयर इज नो टिल्टिंग, ठीक है। और फिर मान लो ऐसे करके इधर आउटलायर कंप्लीटली आइसोलेट हो जाता है। तो ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स को इट इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स एज मच एज स्टफ लाइक लीनियर रिग्रेशन इज। अब समझ आया? Okay. So I'll move on. ठीक है, तो okay. Aaron, So yes. Achyut has a doubt, I think. Achyut, you can unmute yourself. Yes. Are these outliers related to the mean squared error or the mean loss error calculated during the linear regression? Outliers, see, mean based error and mean based what was it? Mean based error क्या बोला Mean था loss आपने? error and mean squared error. Is the outliers related to the mean loss error or mean squared error during See, the linear mean regression? loss error, mean square error basically mean के basis पे होता है, ठीक है। Like detecting outliers is different from mean based error and mean square error. उसमें तुम mean use करते हो, mean के हिसाब से you've seen that, right? वो line में जो dot dot ऊपर नीचे आती है और फिर वो distance लेते हो, you've seen that, right? यहाँ पे एक लाइन होती है, ये डिस्टेंस जो होता है उसे स्क्वायर करके मीन स्क्वायर एरर आती है तुम्हारी। दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम आउटलायर्स। आउटलायर्स तुम्हारे डेटा में जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएड पॉइंट्स होती है ना, उसे कहते हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू मीन स्क्वायर्ड एरर, ओके। मीन स्क्वायर्ड एरर टिपिकली तुम्हारे मेट्रिक्स होते हैं व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट योर डेटा इज लाइक जो तुम्हारा मॉडल का प्रेडिक्शन है वो सही है कि नहीं, ठीक है। आउटलायर्स आर एनी डेटा पॉइंट्स व्हिच cause problems in your data set while you're predicting it, ठीक है, जिससे तुम्हें रिमूव करना पड़ता है अलग अलग मेथड से, तुम्हें you have to deal with them. Do you understand the difference? Yeah, but जो mean loss error उसमें हम लोग without squaring we take the average. So in that the outlier is closely related to the linear regression line. तो उससे हम minimize नहीं कर सकते क्या? See, like the thing is, Sachvadal, I don't know the answer to this one because it is a bit confusing for me too, the way you're like जो तुम पूछ रहे हो। No, But I mean like आपने कहा कि अभी outliers जो ये tree का जो रहता है, जो random forest वगैरह, it is more fitting to the linear regression line. But when we do mean loss error उसमें तो outliers बहुत closely आ जाता है वो ग्राफ के, जो ग्राफ का जो लाइन होता है उसके हिसाब से। हाँ, ये लाइन में जो ऊपर नीचे वैसे वाले डॉट्स वही थे ना कि स्क्वायर हाँ, करके तुम, हाँ, राइट, दोज आरंट एग्जैक्टली आउटलायर्स, दोज आर डेटा पॉइंट्स ओनली। ओके ठीक है, देखो सुनो, जैसे ये वाला एक पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, ये वाला पॉइंट ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसमें तुमने ये लाइन बनाया, राइट, एंड देन यू स्क्वायर देम, तो तुम्हारा मीन लॉस एरर आ गया। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, दैट इज जस्ट नॉर्मल डेटा, राइट। अब तुमने आउटलायर से इधर उठा के स्क्वायर किया तो कितना बड़ा तुम्हारा लॉस हो जाएगा। See, loss metrics, right? Those are loss metrics. What are they used for? They're used for calculating whether or not तुम्हारी prediction अच्छी है कि नहीं, right? Yes. Outlier detection and removal is a step before, it comes much before तुम्हारा loss metrics के जो तुम लोग calculate कर रहे हो, तो तुम्हें outliers पहले remove करने पड़ेंगे या फिर you have to deal with them first before you move on to calculating the loss metric. वरना ये देखो ना, like इतना बड़ा difference तुम्हारा आ जाएगा, loss कितना ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा। समझ आया? Yeah. Okay, so Yeah, that is basically like you are doing EDA, data analysis, before making the model. So your outlier detection is a previous step to finding the results of the model. That is done after that, okay? Okay, got it. Okay, so there are multiple methods to deal with or treat outliers, ठीक है। One is known as trimming, ठीक है। Simply तुम क्या कर रहे होते हो, अगर मान लो तुम्हारा like outliers बहुत ज्यादा नहीं है और कम है, like you can simply remove them, right? And you can remove these extreme outliers by simply deleting them from your data set, right? Okay. So one method is that. Another method is known as capping, ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हो तुम, you set an upper bound and you set a lower bound, okay? फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो अपर बाउंड सेट कर दिया 80 पे, राइट, एंड लोअर बाउंड मैंने सेट कर दिया 10 पे, ठीक है। अब मान लो मेरी एक न्यूमेरिकल वैल्यू 85 आई है, ठीक है, तो वो 85 विल बी कंसिडर्ड एज 80,
ओके एंड फॉर एग्जांपल 10 मेरी लोअर लिमिट थी, अब मान लो मेरी एक वैल्यू आई 6, यू सेट 6 to 10 when you take consider the data, ठीक है, that is capping. Trimming is removing, capping is simply like rounding off, मान लो in a sense कि upper bound and lower bound करके तुम लिमिट कर रहे होते हो और उसे जस्ट कन्वर्ट कर रहे होते हो अपर वाले को, सॉरी अपर से जो ऊपर आता है उसको अपर में कन्वर्ट कर रहे हो, लोअर से जो नीचे आता है उसे लोअर में कन्वर्ट कर रहे हो, ओके एंड दैट इज कैपिंग, ठीक है. Another method is treating all of those outliers as missing values, okay. जैसे you guys learned how to deal with missing values, right? कि mean से replace करो, median से replace करो, mode से replace करो, उनमें से कुछ एक कर सकते हो तुम when you consider these outliers, okay. And discretization isn't something that मैं तुम लोगों को उतना पढ़ाने वाला हूँ, but basically तुम्हें मल्टीपल जैसे एक वो सेट कर देते, ठीक है, एक कैटेगरी सेट कर देते, जैसे कैपिंग में लिमिट सेट करी है, डिस्क्रिटाइजेशन में तुम कैटेगरीज में डाल देते हो. जैसे 80 to 90 एक कैटेगरी है, तो मान लो तुमने 85 आ गया, 84 हो गया, 83 हो गया, 89 हो गया, all of these right will be considered within the 80 to 90 वाला column, ठीक है, instead of considering them as separate. So that is the method to treat outliers, ठीक है. So basically this is like आज का main फंडा यही है हमारा, like how we detect outliers and then how we treat them, right? So there are three methods to detect outliers and to deal with them, ठीक है. One is known as the Z-score method, one is known as the IQR method, one is known as the percentile method, okay. Z-score method में okay, so this is known as a histogram, ठीक है. हिस्टोग्राम में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा जो ये मिडल वाला वैल्यू होता है ना, ये वैल्यू तुम्हारी मीन होती है, ठीक है. एंड यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट डिविएशन शुरू होता है, यहाँ से तुम्हारा सेकंड डिविएशन शुरू होता है, यहाँ से तुम्हारा थर्ड डिविएशन शुरू होता है. नाउ जेड स्कोर मेथड is basically applied when your data is normally distributed. Now, what do I mean by normally distributed? मान लो तुमने उस डेटा का हिस्टोग्राम बना दिया, तो अगर ये एक बेल शेप्ड जैसा सा कर्व आ रहा है ना तुम्हारा, तो दिस इज नोन एज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा व्हेन यू ऑब्टेन दिस बेल शेप्ड कर्व, राइट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बेल शेप्ड कर्व, ठीक है, टिपिकली जो होता है तुम्हारा, जब whenever your data is normally distributed, right, तो ये जो रेंज होती है, राइट, म्यू क्या कहते हैं, माइनस डिविएशन से लेकर जो तुम्हारी +1 डिविएशन होती है, इस सेक्शन के बीच में, when this is like I said, when talking about when the data is normally distributed, right, तुम्हारी 68.2% of your data lies between this section, राइट, माइनस डिविएशन से लेकर प्लस डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन तक, ठीक है. एंड तुम्हारा 95.4% डेटा टिपिकली जो होता है, दैट लाइज बिटवीन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है. बेसिकली म्यू +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वाला सेक्शन, एंड म्यू -2 स्टैंडर्ड डिविएशन का इतना जो सेक्शन होता है, राइट, म्यू +2 डिविएशन एंड म्यू -2 डिविएशन, इसमें तुम्हारा 95.4% ऑफ योर डेटा लाइज, ठीक है. डेटा पॉइंट्स जितने होते हैं वो 95.4% डेटा वहां पे लाई करता है. नाउ फिर तुम्हारा आता है म्यू -3 स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा वाला जो सेक्शन होता है, एंड म्यू +3 डिविएशन वाला जो सेक्शन होता है, ये एंटायर जो तुम्हारा सेक्शन होता है, 99.7% ऑफ योर डेटा टिपिकली लाइज इन दिस सेक्शन, ठीक है. ये जो इतना एरिया तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा 99.7% ऑफ योर डेटा लाइज, ठीक है. दिस इज लाइक आई सेड व्हेन योर डेटा इज टिपिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, की बेल शेप्ड कर्व बन जाता है. अब जेड स्कोर मेथड में तुम टिपिकली क्या करते हो, ये जो म्यू -3 स्टैंडर्ड डिविएशन का है, म्यू +3 स्टैंडर्ड डिविएशन है, इतने सेक्शन को तुम मानते हो कि ये तुम्हारे नॉर्मल डेटा पॉइंट्स है, और इससे जितना भी बाहर है, इस रेंज के जितना भी बाहर है, यू कंसिडर दैट टू बी आउटलायर्स, ठीक है. और फिर इन आउटलायर्स के साथ ट्रिमिंग करना है, कैपिंग करना है, वो तुम्हारी मर्जी है. Okay, this is what I'm saying only. Ki, if your data is normally distributed in a histogram, then 68.2% of your observations lie between mean plus standard deviation and mean minus standard deviation के range में. 95.4 जो होता है वो mean +2 into standard deviation and mean -2 into standard deviation. 99.7% of your observations lie between mean +3 standard deviation and mean -3 standard deviation का range, ठीक है. That is what I mean by saying. And तुम्हारा anything that is outside this range, ठीक है, that is mean +3 standard deviation, जो तुम्हारा right side वाला है, ये वाला section जो है, mu +3 standard deviation, and mean -3 standard deviation, which is this section.
इसके बाहर कोई लाई करेगा तो दैट वी कंसिडर एज आउटलायर्स. ओके, ठीक है. अब सी ये वाली बात तो हो गई. ठीक है, अब जेड स्कोर करके एक बेसिकली एक वो होता है, फॉर्मूला होता है विच इज टू फाइंड आउट द जेड स्कोर ऑफ ईच रिकॉर्ड. ठीक है, कॉलम में जितने भी तुम्हारे वैल्यूज होते हैं ना, उन ईच ऑफ दोस वैल्यूज के तुम ये निकाल सकते हो. ठीक है, क्या कहते हैं, जेड स्कोर निकाल सकते हो. ठीक है, तो जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है? जेड स्कोर इक्वल टू जो तुम्हारा रिकॉर्ड का वैल्यू है, ठीक है, माइनस जो पूरे कॉलम की मीन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय द फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है, इससे तुम्हारी जो वैल्यू निकलती है, ठीक है, इफ दैट वैल्यू लाइज बिटवीन 3 एंड -3, ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल. इफ उस रेंज से बाहर निकल रही है, -4 आ गया या फिर 2 आ गया, सॉरी 2 कह रहा हूँ मैं, 4 आ गया या फिर -4 आ गया, तो उसे कंसिडर करते हैं हम एज एन आउटलायर. राइट, दिस एंड दिस इज बेसिकली द सेम ओनली. ठीक है, वो फॉर्मूला थोड़ा मैनिपुलेशन हुआ, लाइक, बट बेसिकली इट मीन्स द सेम थिंग कि तुम जेड स्कोर पर कॉलम का, सॉरी पर रिकॉर्ड का, एक कॉलम है पर रिकॉर्ड का कैलकुलेट करके तुम्हें चेक करना होता है वेदर दैट डेटा जो है इट लाइज बिटवीन -3 एंड 3. अगर हाँ तो वो नॉर्मल है, अगर उसके बाहर आउटलायर निकालो. इसमें भी बेसिकली वही कह रहे हैं कि 3 मीन +3 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बाहर आउटलायर है, एंड यू रिमूव देम और यू कैप देम और व्हाटएवर यू वांट टू डू. ओके, सो हाँ, नाउ वी मूव ऑन टू IQR मेथड. तो मेरे को एक चीज पूछनी थी, डू यू गाइस नो व्हाट परसेंटाइल इज? Yes. सो परसेंटाइल का मतलब यही होता है ना कि मान लो तुमने 75th परसेंटाइल की बात करी, तो वो जो वैल्यू है, लाइक उससे कम 75% ऑफ द डेटा लाई करता है. राइट, दैट इज व्हाट परसेंटाइल मींस. राइट, Yeah. राइट, ठीक है, वेरी गुड, यू गाइस अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो ये होता है जो तुम्हारी IQR मेथड होती है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन परसेंटाइल वाली ये होती है. ठीक है, इसमें टिपिकली क्या होता है कि तुम Q1 निकालते हो विच इज नोन एज द 25th परसेंटाइल. ठीक है, एंड तुम Q3 निकालते हो विच इज नोन एज द 75th परसेंटाइल. ठीक है, और अच्छा सॉरी, दिस इज व्हाट इज नोन एज अ बॉक्स प्लॉट. ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा जब कंचन ने तुम्हें डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ाया था. दिस इज नोन एज अ बॉक्स प्लॉट, दिस इज द बॉक्स एंड दीज आर नोन एज द विस्कर्स. राइट, तो इसमें क्या होता है, इस एरिया को तुम कहते हो इंटरक्वार्टाइल रेंज. राइट, interquartile range is nothing but the difference of the 75th percentile and the 25th percentile, which is Q3 minus Q1. ये और ये जो मिडल में आती है वो टिपिकली वैल्यू की मीडियन होती है. दिस इज नोन एज द लाइक 50th परसेंटाइल, ऐसा कहते हो तुम. ठीक है, तो बेसिकली IQR की वैल्यू इक्वल टू Q3 minus Q1. राइट, अब क्या होता है, Q3 minus Q1 इक्वल टू IQR तुमने निकाल दिया. राइट, अब ये Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR जब तुम निकालते हो, ठीक है, वो वैल्यू होती है ये राइट साइड वाली जो विस्कर होती है. ठीक है, एंड Q1 ये वाला सेक्शन -1.5 टाइम्स IQR होती है तुम्हारी ये लेफ्ट वाली विस्कर. अब ये राइट वाले विस्कर है Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, लेफ्ट इज Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR. अब तुम्हारे इन दोनों रेंजेस के बाहर कोई भी डेटा पॉइंट्स लाई करते हैं, ठीक है, तो तुम इन डेटा पॉइंट्स को कहते हो as outliers. Now remember how I told you guys कि तुम्हारे Z-score method में तुम्हारा जो ये होता है, typically तुम्हारी जो डेटा होती है, this is bell shaped curve और this is normally distributed. अब बात ये होती है कि तुम मान लो तुम्हारी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो तुम क्या करोगे? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, विच इज इट इज नोन एज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, तो मान लो इस शेप में नहीं है, बेल शेप में नहीं है. ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसका ऐसे जाके यहाँ कहीं पे लाई करके ऐसे जाता है. राइट, इट इज थोड़ा सा राइट को, ये वाला पूरा सेक्शन थोड़ा राइट को चला जाता है. यहाँ पे ज्यादा डेटा होता है, यहाँ पे ऐसे जाता है, यहाँ पे कम डेटा होता है. राइट, और ऑपोजिट जा सकता है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा रहा होता है. राइट, तो दैट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, राइट, इसे कहते हैं तुम स्क्यूड डेटा. राइट, एंड दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. राइट, तो जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यू यूज द जेड स्कोर मेथड. राइट, एंड व्हेन your data is not normally distributed, तुम्हें IQR method use करना होता है. एंड Q3 plus 1.5 times IQR वाला जो सेक्शन होता है उसे तुम कंसिडर करते हो एज योर आउटलायर, एंड Q1 minus 1.5 times IQR होता है उसे यूज करते हो ताकि तुम निकाल पाओ इस साइड का आउटलायर. तो यू गाइस अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन जेड स्कोर मेथड एंड IQR मेथड, राइट, एंड लाइक कौन सा डेटा कब यूज करते हैं दोनों के बीच में, समझ आया? ठीक है,
सो ये दो मेथड जो तो तुम मेनली यूज करते हो, राइट? बिकॉज योर डेटा कैन बी आइदर स्क्यूड और इट कांट बी स्क्यूड, सॉरी इट कैन बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इट इज स्क्यूड, राइट? तो स्क्यूड पे तुम z स्क्वायर यूज कर लोगे, एंड नॉन स्क्यूड में, सॉरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में तुम z स्क्वायर यूज करोगे एंड स्क्यूड में तुम IQR यूज कर दोगे, ठीक है? तो एक और मेथड होता है, ठीक है, दिस इज टिपिकली यूज्ड एज मच, ठीक है, बट मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ, ठीक है, इसके बारे में। इसमें टिपिकली क्या होता है, ये मेथड ना, ये यूज करने के लिए तुम्हें थोड़ी सी डोमेन नॉलेज होनी चाहिए और ये तुम अपनी मर्जी से करते हो। ये तुम इसका तुम्हें ये खुद करना पड़ेगा, लाइक इसमें जैसे इसमें टिपिकली z स्क्वायर मेथड एंड IQR मेथड में तुम इजीली क्या कहते हैं, जो तुम्हारा हिस्टोग्राम है वो बना के डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या मेथड यूज करना है। इसके लिए तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें परसेंटाइल मेथड यूज करना है कि नहीं, और वो डोमेन नॉलेज पे डिपेंड करता है, राइट? कि तुम्हें पता होना चाहिए कि whether you want to use percentile method or not. Typically मैं ये उतना वो नहीं कहूँगा, like I wouldn't suggest you using this method because these two methods are like much easier, right? But you guys can read up more on percentile method. मैं like थोड़ा कोड थोड़ा सा दिखा दूंगा, but to know more about percentile method, I'm just telling you guys कि percentile method कैसा काम करता है. To know more about percentile method, I want you guys to read up on your own, ठीक है? So द परसेंटाइल मेथड में क्या होता है कि तुम दो परसेंटाइल्स क्या कहते हैं अपने खुद से सेलेक्ट करते हो, ठीक है? थ्रेशोल्ड्स होती हैं ये परसेंटाइल्स, ठीक है? अब बात ये होती है थ्रेशोल्ड्स ना तुम्हें खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, राइट? 0 to 100 के बीच में 99th परसेंटाइल उठा लिया तुमने एंड फर्स्ट परसेंटाइल उठा लिया तुमने, ठीक है? अब इन दोनों रेंजेस के बाहर अगर कुछ भी लाई करता है तो उसे तुम आउटलायर कंसिडर करते हो। तो लाइक आई सेड, इसमें तुम थ्रेशोल्ड्स खुद डिसाइड कर रहे हो। इसमें टिपिकली क्या है, इसमें फॉर्मूला होता है तुम्हारा दोनों केसेस में डिटरमाइन करने के लिए। तो दिस इज इजी, बट इसमें तुम्हें खुद बैठ के करना पड़ेगा, विच इज वाई इट इज, आई एम वेरी सॉरी, विच इज वाई इट इज टिपिकली डिफिकल्ट टू डू दिस, राइट? तो अब हाँ, एक और बात है, राइट? तो अगर तुमने फर्स्ट परसेंटाइल लिया है तो तुम्हें 99th परसेंटाइल ही लेना पड़ेगा। अगर तुमने सेकंड परसेंटाइल लिया है तो तुम्हें 98 परसेंटाइल ही लेना पड़ेगा। 0 to 100 मान लो तुम परसेंटाइल ऑब्वियसली 0 to 100 के बीच में ही लाया करेगा, बट 0 से जितना तुम आगे को जा रहे हो उतना ही तुम्हें 100 से पीछे आना पड़ेगा। अगर फर्स्ट परसेंटाइल एज थ्रेशोल्ड कंसीडर कर रहे हो 99 ही लेना पड़ेगा। अगर मान लो 2 ले रहे हो तो 98 लेना पड़ेगा। अगर 20 मान लिया तुमने ले लिया तो तुम्हें 80 लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इन तीनों मेथड्स में दिस इज द मेथड दैट यू गाइस हैव टू रीड अप ऑन। तो होमवर्क मान लो, थोड़ा सा परसेंटाइल मेथड पे थोड़ा सीख लो, बट लाइक आई सेड इट रिक्वायर्स डोमेन नॉलेज। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा बैठ के देखना पड़ेगा, व्हेयरएज दिस इज लाइक सिंपल, यू नो, फार्मूला वगैरह लगा के कर लो तुम लोग, right? And anything that lies outside this first percentile, 99 percentile, second percentile, या फिर 98 percentile वाला range is considered to be an outlier. That is as simple as that, right? So you guys can read up on this, right? This is what I was talking about. So percentile method is used when you want to set custom threshold based on your domain knowledge. तुम्हें जानना पड़ेगा उसके data set के बारे में, ठीक है? And this is when data is skewed, right? और non-normal, यानी कि वो अजीब सा कर्व आता है, right side को shifted होता है, left side को shifted होता है। I'll show you guys the code, तुम्हें code से थोड़ा और better समझ आएगा कि skewed data and normally distributed के बारे में कैसे बात कर रहा हूँ, right? And z-score method you use when no data is normally distributed. Okay, so before we move on to dealing with categorical data, मैं अभी तुम लोगों को इन सब के बारे में तुम्हें कोड दिखा देता हूँ, राइट? एंड सो एक और बात है, आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस अ वार्निंग कि उसमें सारा कोड में बैठ के तुम्हें थोड़ा कोड, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल तुम ये तो नहीं पूछोगे ना मेरे से कि प्रिंट स्टेटमेंट किस चीज के लिए यूज करा जाता है, राइट? इट इज ऑब्वियसली तुम्हें प्रिंट के लिए करना पड़ेगा, तो इट इज लाइक अ सिंटैक्स, राइट? तो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, ग्राफ्स हो, प्लॉट्स हो, या फिर कोई और हो भी चीजें हो, they are basically syntax, right? तो तुम उसे सीखना पड़ेगा, like there's no understanding that like piece of code जब तुम बात करते हो, right? तो let us move on to तो तुम लोगों को इतना समझ आ गया ना जितना मैंने अभी पढ़ाया था? Yes. So Yeah. I can move on with the coding section? Yeah. अभी Yes. ठीक है, okay. Okay, so first of all तुम सबसे important libraries import करोगे, ठीक है? फिर सी, तो ये एक placement.csv करके एक फाइल है, I'll show you guys how it looks like, ठीक है? तो सी, इस placement.csv में क्या है, बेसिकली तुम्हारा CGPA कॉलम है, ठीक है, जिसमें बच्चों का CGPA लिखा हुआ है, राइट? एंड तुम्हारे प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स हैं कि मान लो तुमने प्लेसमेंट के लिए कोई एग्जाम लिख लिया, ठीक है?
एक कंपनी का सारे कंपनी के लिए एक लिख लिया मान लो, खुश हो जाओ, ठीक है, और उस बेसिस पर तुम्हारी प्लेसमेंट हो रही है नहीं हो रही है ये डिटरमाइन होता है. ओके. एनीवेज, ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन. तो मैं इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, पांडास, नंपाई, ये सब कुछ तुम लोगों को पता है, ठीक है. तुम डेटा फ्रेम पे वो कर रहे हो, डेटा फ्रेम का शेप कर रहे हो कि 3 कॉलम्स है तुम्हारे, 1000 वो है रोज है तुम्हारे. दिस इज एन एग्जांपल, लाइक आई सेड, प्लेस हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है. 0 स्टैंड्स पर नहीं हुआ है, 1 स्टैंड्स पर प्लेस हुआ है. ये प्लेसमेंट के मार्क्स है जितने में तुम्हें लगे हैं, और ये तुम्हारी सीजीपीए जो लगी है, ठीक है. तो df डॉट डिस्क्राइब्स है, ये तो लाइक इट इज टिपिकल डेटा एनालिसिस. ये वाला सेक्शन तो इज टिपिकल डेटा एनालिसिस होता है बिफोर आई स्टार्ट विद डिटेक्टिंग द एक्चुअल आउटलायर्स, राइट. इसमें लाइक तुम्हारा काउंट वही हो गया, 1000 ही हो गया तुम्हारा. सीजीपी की मीन सीजीपी तुम्हारी 6.96 है, तुम्हारी 50th परसेंटाइल इज 6.96 ओनली, एंड देन तुम्हारी मैक्स सीजीपी इज 9.12, minimum CGPA is 4.89. फिर you know guys know percentiles, 25 percentile, 50th percentile, 75th percentile, जितना भी हो, ठीक है. वही प्लेसमेंट मार्क्स के साथ ही है. See, now this is a simple graph, ठीक है. इसमें क्या होता है, तुम्हारे जो सीजीपीए वाला सेक्शन कॉलम है तुम्हारा, एंड मैंने प्लेसमेंट वाला कॉलम है, इन दोनों को मैंने एक हिस्टोग्राम के थ्रू प्लॉट कर दिया, राइट. लाइक ये याद है ना तुम लोगों को, राइट. जेड स्क्वायर मेथड में जो तुमने ये हिस्टोग्राम प्लॉट किया था, ताकि तुम लोगों को पता चल पाए. यू टिपिकली सी यू परफॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल यू परफॉर्म ये चीज क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम. जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स है उस पे हिस्टोग्राम लगा दो, ठीक है. बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट नो द नेचर ऑफ द डेटा, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन परफॉर्म दिस, यू कैन परफॉर्म सिंपली जो हिस्ट प्लॉट करके जो ये थी कोड है, ये यूज करके तुम सिंपली पहले हिस्टोग्राम निकाल लो, बना लो, ठीक है. तो हिस्टोग्राम के बाद तुम डिटरमाइन कर, तुम सारे जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स है तुम उसके हिस्टोग्राम्स बनाओ सबसे पहले, ठीक. वंस यू आर एबल टू फिगर आउट कि वेदर दिस डेटा इज स्क्यूड और नॉट, ठीक है, उसके बाद तुम आउटलायर्स, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मेरे को ये बताओ, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? जेड स्क्वायर. हाँ, वेरी गुड, जेड स्क्वायर मेथड यूज करते हैं. एंड जब स्क्यूड डेटा होता है तो तुम यूज करते हो IQR मेथड. वेरी गुड, ठीक है. तो इससे तुम्हें ये पता चल गया कि तुम, मेरे पास 2 ही न्यूमेरिकल कॉलम्स थे, इसे मत मानो, ये न्यूमेरिकल तो नहीं मानना मैं से. तुम्हारा प्लेसमेंट एंड सीजीपीए 2 न्यूमेरिकल कॉलम्स थे. तो जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल कॉलम्स, सबसे पहले तुम उसका हिस्टोग्राम बना लो, ठीक है. आई एम टीचिंग यू गाइस कि थोड़ा सा एडीए कैसे कैसे करना होता है आउटलायर के लिए, स्पेसिफिकली आउटलायर के लिए, ठीक है. एंड मैं पहले कह रहा, आउटलायर इज अ वेरी मैनुअल प्रोसेस. तुम्हारा जितना भी डेटा एनालिसिस होता है पूरा बहुत मैनुअल प्रोसेस है. लाइक इट इज बेसिकली मैनुअली टीडियस, राइट. जो तुम्हारा डेटा लाइक तुम्हें मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है, वो थोड़े ऑटोमेटेडली टीडियस होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटेड होता है. तुम्हें बस कोड चलाना होता है, वो आधा घंटा लगता है, 20 मिनट लगता है. बट दिस इज वन ऑफ दोस सेक्शंस पर तुम्हें पूरा बैठ के, तुम्हें डोमेन नॉलेज होनी चाहिए. तुम्हें पूरा बैठ के डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ आउटलायर्स हैं, यहाँ आउटलायर्स हैं, मेरे को रिमूव करना है, ये डेटा स्क्यूड है, ठीक है. तो इन दोनों को तुमने उठा लिया, राइट. तुमने सीजीपीए की तुमने वो हिस्टोग्राम बना ली, और तुमने प्लेसमेंट मार्क्स की हिस्टोग्राम बना ली. नाउ एज यू गाइस कैन सी, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ बेल, राइट. तो जब बेल शेप्ड कर्व होता है तो उसे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. एंड दूसरे वालों को क्या कहते हैं जब बेल शेप नहीं होता? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, सब सीख रहे हो यार. You guys are at least paying attention, है नाइस यार. अच्छा, anyway, तो तुम्हारे पास अब आ गया तुम्हारा बेल शेप्ड कर्व, राइट. एंड देन यू हैव द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. तो लेट्स वर्क फर्स्ट ऑन द बेल शेप्ड कर्व, जिसमें तुम एक तो जेड स्क्वायर मेथड निकालोगे, ठीक है. जेड स्क्वायर मेथड यूज करोगे, राइट. तो जेड स्क्वायर मेथड के लिए हमें 2-3 चीजें चाहिए थी, राइट. वन वाज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और डॉट मीन फंक्शन है, बहुत आसान है, राइट. df डॉट ऑफ सीजीपीए, ये जो कॉलम है इसका तुम सिंपली मीन निकाल रहे हो, राइट. इसमें लाइक pretty sure I can do this. I'm very sorry. Oh हाँ, ये रन करना था मेरे को. I'm very sorry. मैं क्या कर रहा हूँ? राइट, ये प्लॉट्स हमारी बन गई. हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मीन वैल्यू को मैं बेसिकली स्टोर कर रहा हूँ मीन वैल करके एक वेरिएबल में. मैं सीजीपीए, ये वाली जो सेक्शन है इसका मीन वैल्यू मैं सीजीपीए में स्टोर कर रहा हूँ. सॉरी, मीन वैल में सीजीपीए का मीन स्टोर कर रहा हूँ. स्टैंडर्ड वैल में स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ. मिनिमम मैक्सिमम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लाइक हाँ, मैं फिर भी स्टोर करके रखा हुआ है, राइट. एंड वंस आई रन दिस,
राइट? तुम्हारा इज एनीबॉडीज माइक स्विच्ड ऑन? आवाज आ रही है? थैंक यू। एनीवे, तो तुम्हारा मीन वैल्यू, राइट, तुम स्टोर कर रहे हो, तो दिस इज सिंपली दैट कि तुम स्टोर कर रहे हो, ठीक है? तो तुम्हारी ये देखो, तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, ये म्यू प्लस 3 तुम्हारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी योर अपर लिमिट, राइट? ये वाला जो, सॉरी, म्यू प्लस 3 करोगे, यहाँ पहुंच जाओगे तुम, राइट? तो ये अपर तुम्हारा बाउंड्री हो गया, और म्यू माइनस तुम 3 स्टैंडर्ड डिविएशन करोगे, तुम्हारी लोअर लिमिट हो जाएगी। तो दैट इज दिस सिंपल कोड, ठीक है? तुम अपर लिमिट इक्वल टू मीन प्लस, तो क्योंकि मैंने मीन वैल्यू राइट, तो मैंने उस हिसाब से मीन निकाल ली इसकी, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन वैल्यू माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से मैंने इसकी ये निकाल ली, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट निकाल ली, राइट? तो ये क्या है, ये मैं आउटलायर्स दिखा रहा हूँ, ये बता रहा है कि अपर लिमिट से ज्यादा कहाँ सीजीपीए लाई कर रहा है, एंड लोअर लिमिट से कम कौन सा सीजीपीए तुम्हारा लाई कर रहा है, राइट? सिंपल सा कोड है, ठीक है? तो ये देखो, 4.98 हो गया तुम्हारा, 8.87 हो गया तुम्हारा, 9.12 हो गया तुम्हारा, 4.89 हो गया। सी 4.89, 4.90 एंड 4.92 तुम्हारा जो है वो लोअर लिमिट से छोटा आ रहा है, राइट? एंड 9.12 पता नहीं किसने इतना पढ़ लिया है, और 8.87 ये तो ठीक है, चलो ये तो टिपिकल है थोड़ा सा। ये दोनों सीजीपीए जो है अपर लिमिट से ज्यादा है, राइट? तो दैट्स दीज आर द आउटलायर्स, राइट? तो अब मैंने जैसे बताया था, I am right now focusing on 2 methods of removing outliers, right? One is the capping method, ठीक है? And one is the trimming या removing method, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, सी ये कोड एंड ये कोड थोड़ा ध्यान से देखना और कंफ्यूज मत होना इन दोनों के बीच में, ठीक है? इसमें सिंपली मैंने जो बाहर जो आउटलायर है उसको प्रिंट करवाया, ठीक है? इस समय मैंने क्या करके रखा है, एक नई डेटा फ्रेम ले लिया, उस डेटा फ्रेम में मैंने वो वैल्यू स्टोर करी है जो अपर लिमिट से नीचे है एंड लोअर लिमिट से ज्यादा है, यानी कि तुम्हारी जो नॉर्मल डेटा है, राइट? दिस इज आउटलायर, ठीक है? एंड दिस इज नॉर्मल डेटा। तो जब मैं कोलैब नोटबुक वगैरह शेयर करूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना इन दोनों कोड के साथ, ठीक है? एंड ये देख लो, लाइक इतने सारे, वी हैव 1000 rows and columns, these many columns which have like a normal CGPA, ठीक है? ये हो गया ना तुम्हारा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट से तुम्हारा। हाँ, सो ठीक है, तो एक और बात है, लाइक आई सेड, मैं एक तो जेड स्कोर और तुम्हारा लाइक जेड स्कोर के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि कैसे, ये तो देखो, ये वाला जो अपर लिमिट था, ये मैंने 3 म्यू वाला मेथड से करा था वैसे, राइट? म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन वाले से, एंड मैं अब तुम्हें जेड स्कोर डिविएशन वाला भी दिखा दूंगा, राइट? अब जेड स्कोर में एक एक्स्ट्रा कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है? फॉर ईच वैल्यू तुम हर एक रिकॉर्ड के लिए कैलकुलेट करते हो, ठीक है? तो सीजीपी के लिए स्पेसिफिकली तुम कैलकुलेट कर रहे हो अभी, क्योंकि ऑब्वियसली सीजीपी इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम, राइट? तो सीजीपी के लिए तुमने क्या कहते हैं, हर सीजीपी के लिए सीजीपीए स्कोर करके एक नया कॉलम बना दिया, राइट? एंड उसमें तुम सीजीपीए माइनस सीजीपीए ऑफ मीन, जैसे ये वाला फॉर्मूला था, यस, ठीक है? एक्स की वैल्यू, राइट? सीजीपीए स्कोर इज एक्स की वैल्यू माइनस सीजीपीए डॉट मीन, राइट, डिवाइडेड बाय सीजीपीए का स्टैंडर्ड डिविएशन। यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे और वो हर एक रो के लिए तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा, हर एक रिकॉर्ड के लिए तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा। तो जितनी भी सीजीपीए उसकी तुमने जेड स्कोर वैल्यू निकाल ली, राइट? एंड एक बार तुमने जेड स्कोर वैल्यू निकाल ली, तो तुमने फिर ये यूज किया, जैसे यहाँ पे मैंने करा था ना कि अपर लिमिट लोअर लिमिट करके, वैसे इसमें जैसे 3 से ज्यादा, राइट? You guys remember this, 3 से ज्यादा वैल्यू of z has to lie between 3 and -3, right? तो 3 से ज्यादा जितना भी है एंड 3 से कम जितना भी है उसको बस प्रिंट कराया है। तो दिस इज लाइक योर आउटलायर, जो पहले तुम्हारा आ रहा था यहाँ पे, राइट? दिस इज योर आउटलायर, वही सेम चीज आ रही है तुम्हारी यहाँ पे भी, ठीक है? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये वाले सेक्शन में, ठीक है? एंड फिर अब तुम क्या कर रहे हो, एक नया डेटा फ्रेम। अब देखो, मैं तो तुम लोगों को कॉपी बना रहा हूँ तुम्हारे नए डेटा फ्रेम का, ताकि तुम लोग समझ पाओ, राइट? इफ यू गाइस वांट टू परफॉर्म इट ऑन द डेटा फ्रेम इटसेल्फ, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, बट मैंने बस एक कॉपी बीच बीच में बनाते रहता हूँ ताकि तुम लोग लाइक मैं प्रिंट वगैरह करके दिखा पाऊँ और मैं और मेथड्स यूज कर पाऊँ, राइट? तो न्यू डेटा फ्रेम 2 में मैंने स्टोर कर दिया। अब ये देखो, ये वही वाला फंडा हो गया कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट से कम और लोअर लिमिट से ज्यादा, वैसे 3 से कम और 3 से -3 से ज्यादा, तो तुम्हारा जो नॉर्मल सेक्शन है, राइट?
तो वो यूज कर लिया हमने। राइट, एक सेकंड, आई थिंक मैंने कभी कोड में एरर कर दिया। आई थिंक एक सेकंड। यप सर, आई एम वेरी सॉरी। तो इसमें वो जो डंडी है वो नहीं लगनी चाहिए। वो डंडी बेसिकली मींस और, राइट। कहाँ गया वो? दिस सेक्शन, दिस मींस और। तो दोनों कंडीशंस जब ट्रू फॉल्स, वो वाला पता है ना तुम्हें, और एंड वाला, कि एक कंडीशन ट्रू होती है, एक कंडीशन फॉल्स होती है, तो वो तब आता है। Yeah. दैट इज दिस, राइट। तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट द एरर। राइट, एंड लगाया तो तुमने देखा नंबर ऑफ रोज कम हो गई, क्योंकि ये जो 5 कॉलम्स 5 रोज थी, इसने कंप्लीटली रिमूव कर दिया इसके, ठीक है। दैट इज व्हाट ट्रिमिंग एंड रिमूविंग का फंडा इज, ठीक है। एंड अब मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट्स तो कर लिया था। अब मैं कर रहा हूँ इसको जेड स्कोर मेथड से, वही कि इन दोनों रेंज के बीच में एक नया डेटा फ्रेम में स्टोर करके नए डेटा फ्रेम में प्रिंट करो। तो ये देखो फिर से तुम्हारे पास 995 रोज आ गई। 5 कॉलम्स जो ये वाली थी वो रिमूव की, ठीक है। तो दिस इज ट्रिमिंग और रिमूविंग, ठीक है। दिस इज टिपिकली व्हाट यू डू when you have like less number of outliers, right? और बहुत ज्यादा outliers हैं तो ये वाला मेथड उतना काम नहीं करता है। Like I remember there was this one data set I had to work on a project जिसमें रोज से शायद 90,000 एंट्रीज थी। उसमें से पता नहीं कैसे आउटलायर्स इतने ज्यादा थे कि रिमूव करते करते मेरे पे पता नहीं 9,000 रोज आ गए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लाइक वेयर 8,100 रोज वेंट। सारे आउटलायर्स निकले, तो डेटा सेट पता नहीं इतना बेकार सा था। बट एनीवेज यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे आउटलायर्स इतने भी ज्यादा ना हो कि तुम रिमूविंग टाइम पे तुम सिग्निफिकेंट डेटा सेट तुम्हारी कंप्लीटली हट ही जाए, ठीक है। दैट इज नॉट समथिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट, ओके। तो ये तुम लोगों को मैंने बता दिया, राइट। एंड अब आता है तुम्हारा कैपिंग, ठीक है। कैपिंग में तुम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिफाइन करते हो, बाउंड्री कंडीशन तुम डिफाइन करते हो। अब ये जो है, ठीक है, ये जो बाउंड्री कंडीशंस है ये भी वही है, राइट। जो तुम्हारी ऊपर ये जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वाली थी, इसमें भी तुम कैपिंग भी तुम बेसिकली इसी फॉर्मूले से कर रहे हो। तुम्हारा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है वो तुम इसी से सेट कर रहे हो। तुम बाउंड्री कंडीशंस पे यही वाली डाल रहे हो जब तुम कैपिंग कर रहे हो, तो ठीक है। तो ये जस्ट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दिखाने के लिए, राइट। तो तुम्हारी अपर लिमिट 8 है, ठीक है, 8.8 है। 8.8 से ज्यादा गई, जैसे तुम्हारा जो 9.0 वाला था ना, जैसे तुम लोगों ने देखा था ये 9.12, तो दैट इज कंसिडर्ड एन आउटलायर, राइट। एंड तुम्हारी लोअर लिमिट जो है वो है 5.11, ठीक है। तो 5.1 से ज्यादा जो होती है ये आउटलायर होती है, ठीक है। अब okay, so I have to explain to you guys what np.where means, okay? So ठीक है, इस np.where का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन x ट्रू है, ठीक है, तो y परफॉर्म करो या फिर y स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, ठीक है। एंड अगर ये तुम्हारी x फॉल्स है, ठीक है, तो ये z वाली स्टेटमेंट तुम्हें परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट np.where, इतना समझ आया तुम लोगों को? ट्रू, अगर ट्रू x ट्रू है तो y एग्जीक्यूट करो, अगर x ट्रू नहीं है तो z एग्जीक्यूट करो। इतना समझ आया गाइस? जी भैया। ओके, ठीक है। तो ये सिंपल सा है np.where का मतलब, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। तुम df.cgpa में वो वाली वैल्यूज डाल रहे हो, ठीक है। इस केस में मैंने तुम्हें बस बता दिया कि y एग्जीक्यूट होगा या फिर z एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x की ट्रू है फॉल्स है। इस केस में क्या है कि तुम cgpa वाले सेक्शन में वो वाली एंट्रीज तुम रिप्लेस कर रहे हो, ओके। इसका मतलब ये होता है कि df ऑफ cgp इक्वल टू np.where। अब तुम्हारी पहली कंडीशन है कि जो df ऑफ cgp, राइट, क्या कहते हैं, जो वैल्यूज तुम्हारी, राइट, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, इज ग्रेटर देन अपर लिमिट। अपर लिमिट तुम्हारी क्या है? 8.80, राइट। तो अगर ये तुम्हारी cgpa अपर लिमिट से ज्यादा जा रही है, ठीक है, तो यू रिप्लेस दैट विद अपर लिमिट, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, ठीक है, कि तुम्हारे पास अपर लिमिट से ज्यादा जो तुम वैल्यू अभी करंटली चेकआउट कर रहे हो, राइट, एनालाइज कर रहे हो, वो वैल्यू अपर लिमिट से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अपर लिमिट से ज्यादा नहीं है का मतलब आइदर वो मिडल में लाई कर सकता है या फिर लोअर लिमिट से छोटा हो सकता है, राइट। तो मान लो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है और अपर लिमिट, तो तुम ऑब्वियसली अपर लिमिट तो डालोगे नहीं। तो फिर उसके बाद एक और कंडीशन तुम चेक करो, ठीक है। अब जो तुमने उठाया था एक वो अपर लिमिट से तो ज्यादा है नहीं, तो अपर लिमिट से लो होगा या फिर लोअर लिमिट से लो होगा, राइट। मिडिल में लाई करेगा या फिर लोअर लिमिट से लो होगा। तो फिर तुम चेक करते हो कि क्या वो लोअर लिमिट से भी कम में लाई करता है।
अगर वो लोअर लिमिट से कम में लाई कर रहा है तो कन्वर्ट दैट टू लोअर लिमिट, राइट? मान लो फॉर एग्जांपल ये जो तुम्हारा 4 पॉइंट वाला था ना, राइट, दिस 4.89, ठीक है, दैट इज बेसिकली लाइक लोअर लिमिट से कम जा रहा है, राइट? तो वो अगर लोअर लिमिट से कम जा रहा है तो उसकी जगह तुम डाल दोगे लोअर लिमिट, right? 5.1. So you replace that 4.89 with 5.1. That is what capping means, right? कि एक ऊपर वाला थ्रेशोल्ड, एक नीचे वाला थ्रेशोल्ड, अपर लिमिट ले लेते हो, लोअर लिमिट ले लेते हो, अपर लिमिट से ज्यादा तो उस वैल्यू को उठाकर तुम अपर लिमिट कर देते हो, राइट? एंड हाँ, मान लो अगर तुम्हारा लोअर लिमिट से कम है तो तुम उस यू रिप्लेस दैट विद लोअर लिमिट, राइट? इधर, राइट, ये वैल्यू जो है। और अगर मान लो वो नहीं है तो उसे रहने दो, लाइक अगर लोअर लिमिट से कम नहीं है और अपर लिमिट से ज्यादा नहीं है तो वो नॉर्मली रहेगा ना, तो डीएफ ऑफ सीजीपी आ जाएगा तुम्हारा, राइट? तो एज एन एग्जांपल जो तुम्हारा 9.12 है वो कंडीशन पे क्या लगेगा? 9.12 इज ग्रेटर देन द अपर लिमिट, राइट? तो x वाली कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो गई तो y एग्जीक्यूट करो, दैट इज डीएफ ऑफ सीजीपीए को तुम अपर लिमिट से कर दो, 9.12 विल देन बी कन्वर्टेड इनटू 8.80, सिंपल, ठीक है? अब मान लो अब तुमने 4.89 उठा लिया, राइट? 4.89 अपर लिमिट से ज्यादा ऑब्वियसली आया नहीं, राइट? तो तुम ये वाले कंडीशन लगाओगे नहीं, तो तुम सेकंड वाली कंडीशन उठा लोगे एनपी डॉट वेयर वाली, ठीक है? सेकंड डॉट कंडीशन, राइट? 4.8 लाइन लोअर लिमिट से छोटा है, 5.11 से छोटा है ना, तो तुम उसे रिप्लेस कर दोगे लोअर लिमिट से, ठीक है? इतना है। अब मान लो मेरी वैल्यू बीच में लाई कर रही है, राइट? मान लो मैंने ले लिया 6, राइट? 6 सीजीपीए तुम्हारी। अब 6 सीजीपीए अपर लिमिट से ज्यादा है नहीं, तो तुम अपर लिमिट का कुछ, ये वाले सेकंड वाले स्टेटमेंट का कुछ नहीं करोगे, तुम जाके z एग्जीक्यूट करोगे। z तुम्हारा एक कंप्लीटली np.var है, ठीक है? और इस np.var में df ऑफ cgp है तुम्हारा 6 जो है, क्या वो लोअर लिमिट से छोटा? नहीं, राइट? 6 जो है वो 5.11 से ज्यादा बड़ा है, राइट? तो ये 8 एंड 5 के बीच में ला कर रहा है, राइट? नॉर्मल डेटा है, ठीक है? तो तुम लोअर लिमिट से भी रिप्लेस नहीं करोगे, उसे बस वैसे ही रहने दोगे, ठीक है? So you guys understand np.var? It is a slightly complicated to understand, but it isn't that hard. समझ में आ गया? Guys, हो ना तुम सब मीटिंग में? Yes. Yeah, you guys understand it? np.var में कोई डाउट नहीं है ना? नहीं. ओके, ठीक है, ठीक है। अब इसका एक और एडवांटेज है, राइट? ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट कन्वर्जन वगैरह वगैरह जो भी है, कैपिंग, सॉरी, अब जब कैपिंग करोगे तो इनिशियली तुमने कैपिंग करी, राइट? अब तुम्हारा जो शेप निकालोगे तुम, तो वो 1000 रोज ही है उसमें, उससे कम नहीं हो रहे। क्योंकि क्यों है? इसमें क्या है, तुम रिमूव कर रहे हो ना, इसमें सिंपली तुम वैल्यूज का कन्वर्ट कर रहे हो, तो तुम्हारी जो नंबर ऑफ रोज है वो कभी रिड्यूस नहीं होंगी, राइट? तो दिस इज यूजफुल व्हेन यू हैव लाइक अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा और तुम्हें उसे बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से कैप करना होता है, राइट? तो ऑल्सो यू गाइस हैव टू एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग। मैं पहले कह रहा हूँ, लाइक इट मे नॉट बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल कि थोड़े ज्यादा ही रिमूव्स करने पड़ रहे हैं, बट करना पड़ता ही है क्योंकि वो ज्यादा ही आउटलायर्स हो, या फिर तुम्हें कैपिंग करनी पड़ती होगी। ये सारा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेगा तुम्हें, लाइक दिस इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड राइट ऑफ द बैट कि कैसे करना होता है, ठीक है? तो वन मोर थिंग, राइट? तो मैंने डीएफ डॉट डिस्क्राइब सीजीपीए का डिस्क्राइब निकाला, तो यू गाइस रिमेंबर इसके मैक्स वाले में जब हमने पहले निकाला था, right? Its max value was 9.12 and its minimum value was 4.89. अब जब मैंने अपर लाइक बाउंड एंड लोअर बाउंड लगा के डीएफ में चेंजेस कर दिए, राइट, कैप में कर दिए, तो तुम्हारा देखो मैक्स तुम्हारा 8.80 बना, जो तुम्हारा ये निकल गया था अपर लिमिट जो हमने बता दी थी, राइट? क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया ना 9.1 को 8.80 से, ठीक है? एंड देन लोअर लिमिट तुम्हारी हो गई 5.11, ठीक है? उसमें क्या थी? 4.89 थी, वो 5.11 कर दी क्योंकि मैंने लोअर लिमिट एक थ्रेशोल्ड मैंने डिफाइन कर दी और लोअर लिमिट में इस कोड से कन्वर्ट कर दिया। सो डिड यू गाइस अंडरस्टैंड जेड स्कोर मेथड में कैपिंग एंड ट्रिमिंग पूरा? गाइस बताओ। हेलो? Okay, so yeah, okay, it's okay, I'll move on, okay. So anyway, तो देखो तुमने जो यहाँ पे तुमने ये जो बनाई थी CGPA एंड प्लेसमेंट मार्क्स वाली, तो यू गाइस कैन सी कि प्लेसमेंट मार्क्स वाले जो है दैट इज स्क्यूड, राइट? तो वंस यू फाइंड आउट कि एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर पूरा जेड स्कोर मेथड लगाओगे, तो तुम स्क्यूड वाले डिस्ट्रीब्यूशन उठाओ, एंड वंस यू टेक द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यू बिल्ड अ बॉक्स प्लॉट ऑफ इट, ठीक है?
अब तुमने बॉक्स प्लॉट बना ली, तो मैंने बॉक्स प्लॉट तो तुम लोगों को एक्सप्लेन करके दे दिया कि क्या यूज करते हैं। तो ये वाला सेक्शन है ना, इसे आउटलायर्स कहते हैं। जो सेकंड विस्कर है विच इज Q3 प्लस, दिखाता हूँ रुको, ये रहा Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR जो है, ये रहा Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR जो है, वो ये वाला सेक्शन है, ये विस्कर है। उसके आउटसाइड जो भी लाई कर रही है सारा आउटलायर्स, एंड वी हैव टू रिमूव दीज। ओके, राइट, ठीक है। अब तुम्हें IQR निकालने के लिए पहले Q1 निकालनी पड़ेगी, फिर Q3 निकालनी पड़ेगी। उसके लिए एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। वी नो दैट जो तुम्हारी Q1 है, दैट इज द 25th परसेंटाइल, ठीक है। तो तुम बस DF ऑफ जो तुम्हें कॉलम की निकालनी होती है, उसमें डॉट क्वांटाइल करके जो परसेंटाइल तुम्हें निकालनी होती है, लाइक 25th परसेंटाइल, वो बस लिख देनी है, राइट। तो Q1 तुम्हारी 25th परसेंटाइल है, वैसे ही Q2 तुमने निकाल दी 75th परसेंटाइल करके, तो Q1 एंड Q3 तुम्हारा बहुत आराम से निकल गया, राइट। नाउ अब IQR इक्वल टू मैंने बताया था Q3 माइनस Q1, जो ये तुम्हारा ये पूरा एरिया है, दिस इज Q3 माइनस Q1 वाला सेक्शन, राइट, ठीक है। एंड उसके बाद तुमने अपर लिमिट निकाल दी और तुमने लोअर लिमिट निकाल दी, राइट। Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR एंड क्या कहते हैं, सो वेरी सॉरी, ये Q3 IQR नहीं होना चाहिए, राइट। अपर तुम्हारा Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR हो गया, राइट। Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, ये रहा, राइट। एंड Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR लोअर लिमिट के लिए, ठीक है। इसमें लोअर के उधर तो साइड तो है नहीं वैसे कुछ, अपर के साइड है मोस्टली, ठीक है। तो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम बेसिकली इस केस में तुम्हारी थोड़ी ज्यादा ये है, राइट। यू हैव लाइक अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर डेटा दैट इज कंसीडरिंग एज आउटलायर्स, ठीक है। तो जैसा मैंने वो वाला कोड दिखाया था, उसमें अपर से ज्यादा में जो लाई कर रहा है, लोअर से नीचे में जो लाई कर रहा है, राइट, विच इज या तुम्हारे जो आउटलायर्स है, वो बस ये वाला कोड वही प्रिंट करा रहा है बस, ठीक है। तो तुम्हारी 7.75 6 ये सारी अपर से ऊपर लाई कर रही है और लोअर से नीचे लाई कर रही है, ओके, ठीक है। ये वाला जितना भी CGPA वाली वैल्यूज है, ठीक है। तो अगेन फॉर दिस यू कैन परफॉर्म ट्रिमिंग और यू कैन परफॉर्म कैपिंग, राइट, ओके। अब मान लो तुमने ट्रिमिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। तो तुमने एक नया डेटा फ्रेम में डाल दिया, ट्रिम डॉट डेटा फ्रेम इज इक्वल टू अपर से, ये वही वाला है जो मैं कह रहा था, कंफ्यूज मत होना इस वाले कोड और इस वाले कोड में, ठीक है। कि तुम ट्रिम डेटा फ्रेम में अपर लिमिट से नीचे वाले और लोअर लिमिट से ज्यादा वाले जो है, उन सबको इकट्ठा ट्रिम डॉट DF में अंडरस्कोर DF में घुसा रहे हो, और तुमने ट्रिम अंडरस्कोर DF डॉट शेप देखा, तो 1000 रोज से पहले वो अब हो गए तुम्हारे 985 रो, 4 रोज, ठीक है। वो CGPA वाला सेक्शन भी रिमूव करने के बाद तुम्हारा 995 थे, उसमें से फिर 10 रोज यहाँ से, ये 10 रोज यहाँ से, ये वाले जो है ये निकल गए, तो तुम्हारा 985,4 रोज हो गए, ठीक है। 985 रोज हो गए, ठीक है। तो दिस इज सिंपली अ कोड, ठीक है, जो तुम्हें बिफोर रिमूवल ऑफ आउटलायर्स एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ आउटलायर्स फॉर द स्पेसिफिक केस ऑफ ट्रिमिंग, ठीक है। ट्रिमिंग करने के बाद प्लेसमेंट मार्क्स के साथ तुम्हारी क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम भी और बॉक्स प्लॉट्स भी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर रिमूविंग दिखा रहा है, राइट। तो एज यू कैन सी, बॉक्स प्लॉट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आउटलायर्स थे, हमने ट्रिम जब करा तो वो वाले आउटलायर्स कंप्लीटली, मतलब एक आउटलायर बचा, बट मान लो उससे लाइक डेटा पॉइंट के अंदर ही मान लो उसे, तो ये वाला एक सेक्शन ट्रिम हो गया, ठीक है। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये वाला सेक्शन में से तुम टिपिकली जब ट्रिम करते तो यहाँ से थोड़ा जो फ्लैट वाला पोर्शन जो थोड़ा सा नीचे को जा रहा है, ये वाला पोर्शन कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, राइट। तो दैट इज व्हाट दिस इज, ठीक है। वो थोड़ा सा ऐसे सीधा चला गया, राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक ऐसे थोड़ा सा कर्व करना, ठीक है। तो दिस इज ट्रिमिंग व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद स्क्यूड डेटा सेट्स, राइट। एंड तुम्हारी अब आती है कैपिंग, ठीक है। तो तुमने कैप अंडरस्कोर DF करके कैप डॉट कॉपी लगा दी। अब आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कोड, राइट, कि NP डॉट तुम प्लेसमेंट मार्क्स को रिप्लेस करोगे, अगर अपर से ज्यादा बड़ा है तो अपर लिमिट से रिप्लेस करो, वरना चेक करो कि लोअर लिमिट से कम है तो लोअर लिमिट से क्या कहते हैं रिप्लेस करो, वरना नहीं है तो सीधा सीधा कुछ मत करो, राइट। दैट इज ऑल दिस कोड इज, जो मैंने ऊपर तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था। और ये वही है, मैंने ट्रिमिंग करी थी इस सेक्शन में, राइट, एंड मैंने कैपिंग करी है इस सेक्शन में, राइट। मोर और लेस द सेम थिंग, आउटलायर्स निकल गए, ये निकल गए, वो निकल गए, राइट। ठीक है। अब चलो, मैंने तुम लोगों को ये वाला सेक्शन सिखा दिया ना, राइट।
एनीवेज, तो मैंने तुम लोगों को अभी ये वाला मेथड सिखा दिया है. कहाँ गया? यस, तो आई हैव टॉट यू गाइज अबाउट जेड स्क्वायर मेथड एंड IQR मेथड, राइट? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा परसेंटाइल मेथड का. सो एनीवेज, तुम लोगों को अभी तक IQR मेथड एंड जेड स्क्वायर मेथड पता समझ में आ गया था? लाइक, आर देयर एनी डाउट्स इन दैट? Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay, so let's move on to ये वाला data set. Sorry, I mean let us move on to performing the percentile वाला. Again, like I said, percentile वाला में तुम्हें खुद बैठ के determine करना पड़ेगा कि threshold क्या ले रहे हो, right? तो there is this data set I have, right? जिसमें gender है तुम्हारा, right? तुम्हारी height है और तुम्हारा weight है. That's all there is, right? Male, female, that वगैरह 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 जो भी है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट कर लिया तुमने, लाइक जेंडर देख, आई मीन जो तुम्हारे 3 कॉलम्स है वो देख लिया है, ठीक है? डिस्क्राइब देख लिया तुमने कि स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, 75th परसेंटाइल क्या है, मैक्स क्या है, जस्ट यू नो द टिपिकल जो पहले तुम्हें देखना होता है, ठीक है? इसमें एज यू कैन सी देयर आर 10,000 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट? एंड अब तुमने क्या करा, इसका तुमने हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है? तो एज यू गाइस कैन सी, इस पे जेड स्क्वायर मेथड यूज कर रह सकते हैं, राइट? बट मैं तुम्हें परसेंटाइल मेथड करके दिखा दूंगा. लाइक आई सेड, वो डोमेन नॉलेज पे डिपेंड करेगा, वो तुम्हें थोड़ा बैठ के पढ़ना पड़ेगा. लाइक आई कांट, मैं सिखा तो नहीं सकता तुम लोगों को कि कैसे परसेंटाइल मेथड अप्लाई करते हैं. वो टिपिकली जैसे ये मैंने बताया था ना, कहाँ percentile method is usually you have to set custom threshold based on your domain knowledge, right? So it isn't something that I can teach you guys. तो खुद सीखना पड़ेगा. Like I said, just बैठ के करते रहो, सब कुछ तुम्हारा धीरे धीरे करके सीखे जाओगे तुम लोग, ठीक है? तो तुमने सबसे पहले इसका हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया, राइट? तो यू कैन सी वही बेल शेप्ड कर्व, ठीक है? फिर तुमने उसके बाद इसको बॉक्स प्लॉट बना दिया, राइट? तो यही देखो, इस केस में, इस वाले केस में राइट साइड में थी ना, इस वाले केस में राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, राइट? तो अब मान लो इसमें मैंने जैसे बोला था, इसमें तुमने फर्स्ट परसेंटाइल या 99th परसेंटाइल एज एन एग्जांपल लिया था, मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे ऊपर वाले कोड में मैंने क्वांटाइल का फंक्शन यूज करके 0.25 एंड 0.75 निकली था, वैसे इसकी अपर लिमिट मैंने ले ली है 0.99, थ्रेशोल्ड इज 99th परसेंटाइल एंड लोअर लिमिट इज का थ्रेशोल्ड, लाइक लोअर लिमिट इज 1 परसेंटाइल, राइट? ओके, तो अपर लिमिट तुम्हारी 74 हो गई, लोअर लिमिट तुम्हारी 58 हो गई, ठीक है? और ये यही है फंडा, वही है तुम्हारा कि तुम ट्रिमिंग रिमूविंग कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम इसमें मैंने सीधा सीधा तुम लोगों को डिस्प्ले करने की जगह डेटा, लाइक तुम्हारे जो आउटलायर्स मैं सीधा दिख गया कि अपर लिमिट से कम जो है, लोअर लिमिट से ज्यादा जो है, ठीक है, विच इज नॉर्मल वाला, उसको तुम ट्रिम में करो, ठीक है? उसके बाद जब तुम आउटलायर्स रिमूव करते हो, राइट, ये वाला ये यूज करके, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यूज करके, तो तुम्हारा ग्राफ कैसे बन जाता है? तो एज यू कैन सी थोड़ा सा ऐसे था, राइट? दिस सेक्शन, इस सेक्शन में टिपिकली तुम्हारे आउटलायर्स होते हैं, राइट? जैसा मैंने बताया था तुम लोगों को, वो रिमूव हो गए तुम्हारे इस दोनों केसेस में, राइट? एंड बॉक्स प्लॉट में ये था, यहाँ पे आउटलायर, यहाँ पे आउटलायर, आफ्टर इट रिमूविंग ये तुम्हारा ये हो गया रिमूव, ठीक है? तो एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है विच इज नोन एज विंसराइजेशन, ठीक है? विंसराइजेशन कब होता है तुम्हारा, ठीक है? टिपिकली क्या होता है, जब तुम ये वाली मेथड यूज कर रहे हो, राइट, परसेंटाइल मेथड यूज कर रहे हो, परसेंटाइल मेथड यूज करके जब तुम कैपिंग परफॉर्म करते हो, राइट? कैपिंग इज वो जो लिमिट वाली बात जो मैं कह रहा था, राइट? लिमिट से रिप्लेस करना, that is percentile method plus capping is basically known as a winsorization. उस process को तुम बस winsorization कहते हो, right? It was just a term. Winsorization is capping. I'm sorry. Percentile method में instead of trimming you are doing cap. ठीक है? तो तुमने एक और डेटा सेट में स्टोर कर दिया, df.cap करके कॉपी बना दी. ये फिर से वही वाला कोड है, कैपिंग वाला, जो मैं 2 बार समझा चुका हूँ कि हाइट से अगर अपर लिमिट से ज्यादा है तो अपर लिमिट से रिप्लेस करो, और लोअर लिमिट से ज्यादा लोअर लिमिट से, अगर दोनों नहीं है तो हाइट से, राइट? एंड ये सिंपली तुम विजुअलाइज कर रहे हो हिस्टोग्राम को विंसराइजेशन के बाद, फिर वो वही हो गया, राइट? इसमें बस थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी इस सेक्शन में ज्यादा हो गई है, वही है, लाइक आउटलायर्स तुम्हारे रिमूव हो ही गए हैं. और ये भी, ये देख लो, तुम्हारा ओरिजिनल डेटा सेट ये था, एंड आफ्टर यू परफॉर्म विंसराइजेशन ये हो गया. So that is अभी के लिए तुम्हारा डीलिंग विद न्यूमेरिकल डेटा तुम्हारा खत्म हो गया, राइट? अब ये बताओ, तुम लोगों को इतना समझ आ गया ना, हाउ टू डील विद आउटलायर स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल डेटा? उसमें कैटेगोरिकल में तो वैसे है नहीं, वो अलग बात है. तो यू गाइस अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? ओके,
So let us now move on to dealing with categorical data. ठीक. अब do you guys know what categorical data is? Yes, Sudhindra. Yes. Yeah, sure. Go ahead, ask. If you wanna like unmute yourself and ask me, you can. If you can have to type, you can. Oh, okay. It's okay. Just you can type your you can type your question. I'll answer it. Yeah, okay. Yeah, sure. Okay. So, do you guys know what categorical data is? तुम्हें कोई idea है? Typically तुम्हारा data दो type का होता है. One is either numerical, which is in the form of numbers, या फिर categorical कहते हैं. तुम्हें पता है categorical क्या होता है data? If you guys wanna unmute your mics and tell me, no worries. If you guys wanna type in chat, no worries. पता तुम लोगों को क्या है? Yeah, actually, I have a doubt. Yeah, ask away. So in numerical data, like there is a process, a binning process, right? See, वो वाला जो binning discrete है, वो like जो few methods है, वो तुम लोगों को खुद सीखने होंगे. Like as such, मैं नहीं No, I just have a quick doubt in that. हाँ. Okay, so मैंने तो उतना ज्यादा मैंने भी बिनिंग वगैरह पढ़ी नहीं है. Like मेरे लिए ये वाला ज्यादा आसान ही है. But yeah, ask if I can answer. I'll answer. So in quantile bucketing, like when we use the quantile binning process, so in that we try to get as many equal examples in every bucket, right? हाँ. Like range में घुसाने की कोशिश करते हैं. Yes. So isn't there a possibility कि we get an outlier of the next bucket in the first bucket, and yeah, like that? Right, I understand your question. वैसे तो I mean, okay, let's say we are नहीं मैं समझ तो आ गया. मेरे को समझ तो आ गया. Like yeah, it is possible, but I guess उस केस में फिर तुम्हारा just normal data के जैसे ट्रीट हो जाता होगा वो. Even if it goes as an outlier into the other bucket, तुम्हारे फिर ये ना frequency थोड़ी उधर इधर हो जाएगी, but I don't think बहुत ज़्यादा significant difference आएगा, right? And also, मतलब अगर outliers, there is a possibility that मतलब obviously outlier उसके लिए जा रहा है, तो दूसरी bucket के लिए data भी तो reduce हो रहा है ना? पहली bucket के लिए हो रहा है ना? अगर पहली bucket से जा रहा है. पहली bucket के लिए तो outlier आ रहा है. जो data reduce हो रहा है वो दूसरी bucket का हो रहा है. मतलब that is what I understand. Right, yeah. So उससे कोई फर्क नहीं पड़ता like data पर. See, the thing is, I haven't used binning. सच बता दो, if I'm being honest, मैंने binning try नहीं करी है. Like I have used क्योंकि ये वाले methods ना they're pretty simple. Like जितना भी data है ना, इसमें तुम्हारे इस चीज में usually हो जाता सब कुछ. तो मैंने I don't have any experience, but if you can contact me later, मैं थोड़ा सा like मतलब समझ के तुम्हें बता दूंगा if you could do that. Okay, sure. Right? Okay. Sudhindra, do you mind if I revisit this question in the end? मेरे को थोड़ा बैठ के समझना भी पड़ेगा, and we don't exactly have like a lot of time. Right? I'll come back to this question, okay? Thank you. Anyways, ठीक है. तो categorical data, right? Let's talk about how we deal with categorical data. ठीक है. तो categorical data is basically string वाली data होती है तुम्हारी. ठीक है. It is the categorical data consists of values that represent distinct groups or categories rather than numerical measurements. जैसे तुम्हारी numerical जैसे 1, 2, 3, 4 की जगह तुम्हारी होती है. जेंडर हो गया तुम्हारा, मेल फीमेल होता है. जैसे ब्लड टाइप हो गया तुम्हारा AB O, या फिर कार ब्रांड हो गया तुम्हारा, which is Toyota, BMW, Ford. All of these are known as categorical data types. अब
बात ये होती है, categorical data isn't something that your machine learning algorithm can take in, ठीक है? And मैं अभी simple algorithms की बात कर रहा हूँ. There are a lot of algorithms that can take in categorical data तुम्हारा, right? But मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ, simple models की बात कर रहा हूँ, जिनको like they want numbers instead of or numerical data instead of categorical data, right? So you have to figure out a way to convert all of this categorical data into numerical data, right? तो basically categorical data में भी दो types होती हैं, ठीक है? एक होता है तुम्हारा nominal, एक होता है तुम्हारा ordinal, ठीक है? Ordinal का मतलब ये होता है कि तुम्हारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, राइट? उस कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उन सब के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, राइट? और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग यू कैन असाइन अ प्रायोरिटी टू दैट रिलेशन, टू दैट लाइक कॉलम, राइट? कॉलम की वैल्यूज को, राइट? तो मान लो जैसे तुम्हारे एजुकेशन लेवल हो गया, ठीक है? एजुकेशन लेवल में तुम्हारा हाई स्कूल हो सकता है, बैचलर हो सकता है, मास्टर हो सकता है, पीएचडी हो सकता है. अब बात ये, तुम सबको ऑब्वियसली पता है कि हाई स्कूल हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस, राइट? लाइक हाई स्कूल से ज्यादा तुम्हारा बैचलर्स होता है, बैचलर से ज्यादा तुम्हारा मास्टर्स होते हैं, पीएचडी सबसे ज्यादा होती है. तो जॉब्स के भी टर्म्स में बात कर लो तो पीएचडी वालों को थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, मास्टर्स वाले को उससे कम, बैचलर्स वाले को उससे कम, हाई स्कूल वाले को उससे कम. टिपिकल उसकी बात कर रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस मत लेना. तो इसको मान लो मैं असाइन कर सकता हूँ 0, इसको मैं 1 असाइन कर सकता हूँ, इसको मैं 2 असाइन कर सकता हूँ, इसको मैं 3 असाइन कर सकता हूँ. जैसे फिर तुम्हारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाली, जैसे तुम रिव्यूज वगैरह लिखते हो या फिर समराइजर बनाते हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन समराइजर वगैरह, तो उसमें भी ये होती है, राइट? इट क्या लाइक कि उन्होंने रेटिंग लो दिया, उन्होंने रेटिंग मीडियम दिया, उन्होंने रेटिंग हाई दिया है, तो उसको मैं 0 मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ, 2 मान सकता हूँ. दैट इज इट, राइट? एंड नॉमिनल में कोई रिलेशन होता ही नहीं है बिटवीन ऑल ऑफ दीज टाइप्स, राइट? मतलब एज एन प्रेसिडेंस नहीं होती, लाइक मेल फीमेल दोनों इक्वल है, ए बी ओ चारों इक्वल है, टोयोटा बीएमडब्ल्यू फोर्ड. अब ऑब्वियसली कंपनीज थोड़ी तो बेटर होंगी दूसरे से, बट लेट्स नॉट टेक दैट इनटू कंसीडरेशन. मशीन तो उस चीज को कंसीडरेशन में लेगा ही नहीं, तो तुम इससे वैल्यूज असाइन नहीं कर सकती, तो वो नॉमिनल होती हैं. एंड ऑर्डिनल में देयर इज सम ऑर्डर बिटवीन दिस डेटा, राइट? That is there is some relation between the data due to which you can like give it some precedence, right? And nominal में simply तुम precedence दे नहीं सकते उसको, वो सारी equal होती है basically, right? तो how do you deal with these, right? तो basically अगर तुम्हारी ये होती है, right? अगर ऑर्डिनल डेटा है, ठीक है, तो तुम ऑर्डिनल इनकोडिंग यूज करते हो एंड यू यूज लेबल इनकोडिंग, ठीक है? बोथ ऑफ दीज हैव डिफरेंट पर्पस, राइट? ऑर्डिनल डेटा जो होता है तुम्हारा, इट इज यूज्ड व्हेन कैटेगोरिकल डेटा हैव अ मीनिंगफुल ऑर्डर बट नो फिक्स स्पेसिंग. यही वाले जो बोल रहा हूँ मैं. ऑर्डिनल एनकोडिंग तब तुम यूज करते हो जब तुम्हें ऑर्डिनल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा, बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना होता है. जैसे ये रहा एजुकेशन लेवल वाली बात जो करी थी मैंने, हाई स्कूल, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी वाली, वैसे ही उसको असाइन कर रहे हो 1 2 3 4, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट. ये रैंक के बेसिस में जस्ट तुम. और वन मोर थिंग, ऑर्डिनल में ना तुम्हें एक लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी, उस लिस्ट को पास करना पड़ेगा. एसक्यूएल की एक वो होती है, लाइक क्लास होती है, जिससे इंस्टेंस बना के फिर तुम्हें उसके अंदर एक लिस्ट पास करनी होगी. तो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन उस लिस्ट में कि तुम्हें हाई स्कूल पहले लिखना पड़ेगा, फिर बैचलर्स लिखना पड़ेगा, फिर मास्टर्स लिखना पड़ेगा, पीएचडी लिखना पड़ेगा. उस हिसाब से वो उन सबको प्रायोरिटी या फिर प्रेसिडेंस असाइन करेगा, राइट? तो ऑर्डिनल इज समथिंग, see, ordinal is something that you use on your independent variables, okay? You don't use it on your, मान लो तुम, see, target variable तुम्हारा मान लो classification task में, मान लो email detection, वो spam detection मान लो, ठीक है, right? It can either detect it as spam or it can detect it as not spam, right? तो उस केस में, ठीक है, तुम उसके लिए ऑर्डिनल कोडिंग एनकोडिंग यूज नहीं कर सकते. तुम जब भी टारगेट वेरिएबल की बात करते हो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू यूज ऑर्डिनल एनकोडिंग, लाइक यू डू नॉट यूज ऑर्डिनल एनकोडिंग, ठीक है? दैट्स इट, राइट? उस केस में व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट द कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल्स, राइट, इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म, तब तुम लेबल एनकोडिंग यूज करते हो, ठीक है? अब लेबल एनकोडिंग में क्या है, उसमें वो रैंडमली जो मशीन है तुम्हारा, अपने हिसाब से लेबल इनकोडिंग में अपने हिसाब से उन सारी जितने भी कैटेगोरिकल वैल्यूज थी तुम्हारी, लाइक क्लासिफिकेशन के केस में तुम्हारी स्पैम और नॉट स्पैम वाली बात हो गई, तो वो अपने हिसाब से उस वैल्यू को असाइन कर देगा, ठीक है? अब इसमें तुम डिफाइन नहीं कर सकते, लेबल इनकोडिंग में तुम टिपिकली डिफाइन नहीं, ये दिस इज लाइक आई सेड, इट इज यूज्ड फॉर टारगेट वेरिएबल्स, राइट? एंड इट इज नॉट यूज्ड फॉर क्या कहते हैं, तुम्हारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होती है, यू डोंट यूज इट फॉर दैट, यू यूज इट फॉर टारगेट वेरिएबल्स, ओके? एंड इस केस में तुम एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करते
कि उसकी ऑर्डर क्या होती है, मशीन अपने खुद के हिसाब से उन सारी मशीन को उन सारी लाइक जितने भी कैटेगरीज है जैसे यस नो उसको अपने हिसाब से डाल सकता है। अब यस की वैल्यू वो 0 भी डाल सकता है और वाई की वैल्यू नो की वैल्यू वो 1 भी डाल सकता है। सी तो उसके में ये है कि इट डज नॉट मैटर। वैसे सच बताओ तो यस और नो में भी ये है ना कि इट डज नॉट मैटर, उन दोनों के बीच में लाइक हायर प्रेसिडेंस किसी चीज का है नहीं ना। ये तो नहीं बोलोगे कि यस नो से ज्यादा बड़ा, समटाइम्स यू नीड टू से यस एंड समटाइम्स यू हैव टू से नो। तो ऐसा है कि दोनों आर बेसिकली इक्वल वैल्यूज, राइट? तो उस केस में इसलिए तुम लेबल एनकोडिंग यूज करते हो, राइट? एंड लाइक आई सेड इट इज यूज्ड फॉर टारगेट वेरिएबल्स, व्हेयरएज ऑर्डिनल एनकोडिंग इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनल जो कॉलम्स जिसमें ऑर्डिनल डेटा होता है, राइट? दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज तुम्हारे जो y वाले वेरिएबल्स हैं, ठीक है? ओके, सो एनीवे दिस इज ऑर्डिनल एंड लेबल एनकोडिंग, ठीक है? ये एक एग्जांपल है, राइट? ओरिजिनल एनकोडिंग तुम्हारी पुअर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट होगी। ऑर्डिनल एनकोडिंग में तुम जब कन्वर्ट करते हो तो उसको 1 2 3 4 करके प्रायोरिटी दे रहे हो। लाइक आई सेड दिस यू हैव टू डिफाइन, ओके? ठीक है? तो लेट अस मूव ऑन टू वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मेरे को बड़े मजे आते हैं यूज करने में। वन हॉट एनकोडिंग क्या करता है, वो तुम्हारे टेबल को लाइक कॉलम्स को डिवाइड रोज को, राइट? डिफरेंट कैटेगरीज को एक एक रो कॉलम दे देता है, राइट? जैसे ये दिस इज एन एग्जांपल, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है? इसको 3 कॉलम्स दे देगा वो, राइट? एंड अगर रेड की प्रेजेंस है, ठीक है, तो उस कॉलम के लिए 1 डाल देगा, बाकी कॉलम्स के लिए 0 डाल देगा, बाकी कॉलम्स के लिए 0 डाल देगा, ठीक है? और अगर मान लो तुम्हारा ग्रीन है, ठीक है, तो वो ग्रीन वेरिएबल्स में रेड नहीं है वो, राइट? तो फॉल्स हो जाएगा। बट वो ग्रीन है तो ट्रू कर देगा, बट वो ये ब्लू नहीं है तो फॉल्स कर देगा। ब्लू में क्या कहते हैं, रेड नहीं है ये, ग्रीन नहीं है ये, ब्लू है ये, ठीक है? तो ये होती है तुम्हारी सिंपल वन हॉट एनकोडिंग, राइट? Okay, so this is one hot encoding and this is ordinal and label encoding. Typically, there is another thing known as dummy trap variable कहते हैं इसमें, ठीक है? तो अब मैं simple terms में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? There is something known as multi-collinearity, ठीक है? अब मैं लाइक आई सेड मैं कॉम्प्लिकेटेड कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वन मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब ये होता है कि तुम्हारे जितने भी कॉलम्स है ना, वो उन सब के बीच में एक रिलेशन होता है, एक दूसरे के बीच में रिलेशन होता है, एंड इट शुड नॉट बी प्रेजेंट। मल्टीकोलिनियरिटी इज समथिंग दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन योर डेटा सेट, ओके? सो व्हेनेवर यू कन्वर्ट दिस, ठीक है, ये टेक्निकली क्या है, इसमें तुम्हारा एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है? बेसिकली इन तीनों कॉलम्स के एडिशन करोगे तो तुम्हारा तुम्हारा हमेशा 1 रहेगा। तो वो बेसिकली ये है कि सारे कॉलम्स को ऐड करोगे तो 1 है, तो एक रिलेशन बन जाता है टिपिकली, ठीक है? तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमूव दिस फ्रॉम योर डेटा सेट। इसे रिमूव करना इज वेरी सिंपल, ठीक है? तो क्या होता है कि रेड, ग्रीन, ब्लू तुमने 3 कॉलम्स डिफाइन कर दिए, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट वाली कॉलम है इसको तुम कंप्लीटली ड्रॉप कर दोगे, ठीक है? तो मान लो अगर, ठीक है, ग्रीन है तो 1 है ग्रीन पे, ये पता है, ठीक है? D2 पे ग्रीन है, ठीक है? अगर D3 पे 1 है तो इसका मतलब ब्लू है। बट मान लो अगर ग्रीन भी ना हो तो ब्लू भी ना हो तो रेड ही होगा ना, राइट? तो ये वाला कॉलम तुम उस वजह से रिमूव कर सकते हो, राइट? तुम्हारी मल्टीकोलिनियरिटी उस केस में रिड्यूस हो जाती है तुम्हारी, ठीक है? कि 0 + 0 0 आ जाएगा, 1 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, तो एज सच कोई रिलेशन है नहीं। जब ये तीनों करोगे तो 1 आएगा तो रिलेशन आ जाती है, ठीक है? तो लाइक अभी तुम लोगों को थियरी समझ आ गई ऑर्डिनल एनकोडिंग एंड वन हॉट एनकोडिंग की? Because I'll move on to the code then. You guys can just say if you guys have a doubt. Is ordinal encoding used to categorize ordinal data and label encoding used to categorize nominal data? See, both of them are नहीं, तुम्हारी लेबल एनकोडिंग होती है, इट इज वेरी स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर टारगेट वेरिएबल्स एंड यू डू नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन उसमें कि कौन सी सॉरी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? इसमें क्या होता है, लेबल एनकोडिंग में यू डू नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन वैल्यूज, राइट? ऑर्डिनल एनकोडिंग में तुम वैल्यूज देते हो, मतलब देने चाहिए, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू गिव इट वैल्यू, वरना वो रैंडम वैल्यूज दे देगा। लेबल एनकोडिंग में वी डोंट हैव टू एक्चुअली केयर about whether or not which values we assign, कि किसको तुम higher precedence दे रहे हो, lower precedence दे रहे हो। Label encoding, see both of these work on क्या कहते हैं, ये वाला ordinal encoding जो है तुम्हारे ordinal data पे काम करता है। Label encoding is in a way वो nominal पे ही काम करता है, ठीक है? In a way, because like सच बताऊं तो इन दोनों के बीच में like 50K से ज्यादा सैलरी हो तुम्हारी, लोअर सैलरी हो, as such कोई ये तो नहीं है कि कौन सा बेटर है, कौन सा
सही है, देख मशीन को ये मैटर नहीं करेगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो वो रैंडमली उसे वेरिएबल्स असाइन कर देगा ताकि वो खुद समझ पाए, ठीक है। दिस इज रैंडम असाइनिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट द मशीन वांट्स टू डू। इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट ऑर्डिनल में तुम्हें खुद करना पड़ता है, राइट। और लाइक आई सेड, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक केस, ठीक है। इट डज नॉट मैटर नॉमिनल ऑर्डिनल है, बट अगर तुम्हारा टारगेट वेरिएबल कैटेगोरिकल है ना, तो तुम लेबल एनकोडिंग यूज कर लोगे, ठीक है। समझ में आ गया? तुम्हारा टारगेट वेरिएबल में तुम्हें ये नहीं देखना कि नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है, उसमें बस तुम्हें ये देखना है कि अगर वो कैटेगोरिकल है तो यू सिंपली यूज दिस एनकोडिंग, ठीक है। तो दिस इज सिंपली अ डेटा सेट आई पिक्ड अप, ठीक है। ये जस्ट एक अडल्ट डेटा सेट करके है क्या। इसके हेड में बहुत सारी वैल्यूज है, मैं इन सबको रिमूव करके थोड़ा सा सिंपल कर दूंगा, ठीक है। एज है, वर्क क्लास है, समथिंग समथिंग, एजुकेशन नंबर, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। और एंड में तुम्हारी सैलरी है, ग्रेटर देन लेस देन 50 के, या फिर लेस देन या फिर ग्रेटर देन 50 के, वो वाली वैल्यूज है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर द टाइम बिंग आई एम ओनली टेकिंग दीज मेनी वैल्यूज, ठीक है। मैं वर्क क्लास ले रहा हूँ, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रेस, सेक्स एंड सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने हेड कर दिया तो तुम्हें ये मिल गया, ठीक है। तो ये जो सैलरी वाला सेक्शन है, ये टेक्निकली तुम्हें ऑब्वियसली नंबर न्यूमेरिक तो है नहीं, ये टेक्निकली कैटेगोरिकल है, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन में हम ये वाली एनकोडिंग करेंगे, लेबल एनकोडिंग करेंगे, ठीक है। एंड ऑर्डिनल डेटा, फॉर एग्जांपल एजुकेशन जो है, राइट, लाइक ये देखो, डेटा कंटेन्स बोथ ऑर्डिनल डेटा एज वेल एज नॉमिनल डेटा, ठीक है। रेस यू कैन कंसिडर एज अ नॉमिनल डेटा, ठीक है, कि रेस के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, लाइक नथिंग इज ग्रेटर देन द अदर, राइट। रेस कुछ भी हो जाए, उसके बीच में कोई प्रेसिडेंस नहीं है। बट तुम्हारी जो एजुकेशन होती है उसके बीच में प्रेसिडेंस होती है, तुम्हारी जो मास्टर्स होती है, पीएचडी होती है, वो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाई स्कूल ग्रेड से तो बड़ी ही होती है, तुम्हारी 11 से तो बड़ी ही होती है, ठीक है। तो यू कैन परफॉर्म एजुकेशन पे ऑर्डिनल क्या कहते हैं एनकोडर यूज करोगे, और रेस के लिए तुम नॉमिनल एनकोडर यूज करोगे। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, नॉमिनल डेटा है तो तुम वन हॉट एनकोडिंग यूज करो, ठीक है। तो फर्स्ट विल डू ऑर्डिनल एनकोडिंग, ठीक है। सबसे पहले तुमने एक एजुकेशन ले ली, लाइक कैसे एजुकेशन, तुम्हारी जो कॉलम है उसमें से यूनिक कैटेगरीज निकाल दी, दिस इज सिंपली अ कोड, ठीक है, जो तुम्हें ये बता रहा है कि कौन कितने कितने कैटेगरीज हैं, ठीक है। फिर तुम एक इंपोर्ट कर रहे हो ओरिजिनल ऑर्डिनल एनकोडर यूज करके, ठीक है। ये वाली लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस लिस्ट में तुमने यू हैव टू प्लेस द कैटेगरीज दैट आर हियर, राइट, जो यूनिक कैटेगरीज हैं, इनटू द ऑर्डर, ठीक है, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में डालनी होती है, ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। कि ये 0 होता है, ये इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसकी प्रायोरिटी 3 है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी तुम्हारी डॉक्टरेट की होगी, ठीक है। और यू सिंपली क्रिएट दिस, ठीक है। ओई करके एक इंस्टेंस बनाना होता है तुम्हें ओरिजिनल ऑर्डिनल एनकोडर का, जैसे तुमने डेटा से वो जैसे वो था ना लीनियर रिग्रेशन वगैरह में जैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, दैट इज दैट, ठीक है। कैटेगरीज में तुम एजुकेशन ऑर्डर घुसा रहे हो, राइट। एंड हाँ, दिस इज द लिस्ट, ये तुम इसके अंदर पास करो, ठीक है। कैटेगरी इज इक्वल टू, ये एक उसका पैरामीटर होता है जिससे तुम एजुकेशन ऑर्डर पास कर रहे हो, जिससे ये सब कुछ उठा रहा है, उस हिसाब से वो उसको वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है। और एक तुम एक्स्ट्रा कॉलम बना रहे हो, ठीक है, सो दैट तुम्हारी, और ये फिट ट्रांसफॉर्म वाली मेथड यूज कर रहे हो। दिस इज लाइक आई सेड, दिस इज ऑल कोड, इसमें लाइक ऐसे तुम्हारा मैं सिखा नहीं सकता कुछ तुम्हें, ठीक है। तो अब तुमने डीएफ डॉट हेड करा तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया, ठीक है। तो उसने बैचलर्स को वैल्यू दे दी 12 की, उसने बैचलर्स को 12 की दे दी, हाई स्कूल ग्रेड की 8 दे दी, 11th को 6 दे दी, वो इस हिसाब से ऑर्डर में डालता है, ठीक है। एंड ये हो गया तुम्हारा ये ऑर्डिनल एनकोडिंग, ठीक है। अब लेबल एनकोडिंग की जब बात आती है, राइट, तुम फिर से लेबल एनकोडर असाइन कर रहे हो, ठीक है। ये सी हियर, इसमें तुमने ना कैटेगरीज पास करी है, इसमें तुमने कैटेगरीज पास नहीं करी। टिपिकली क्यों है, क्योंकि जो तुमने फिर उसके बाद ये देखो, तुमने कॉलम बना दी सैलरी एनकोडेड करके, जो ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले, इसके लिए एक और बना दी तुमने सैलरी एनकोडेड, एंड सॉरी, उसमें तुम लेबल एनकोडर फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ताकि तुम्हें क्या कहते हैं एनकोड कर पाओ इजीली, ठीक है। तो सैंपल लिया, तो ये देखो, ये वाली कॉलम बन गई तुम्हारी सैलरी एनकोडर की 01010101। तो लाइक आई सेड, इट डज नॉट मैटर, ठीक है, कि लेस देन 50 के पे उसने 0 दे दिया या ग्रेटर देन को 1 दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, दैट डज नॉट मैटर एज मच, ठीक है। ये इसने, ये देखो, मास्टर्स को इसने 13 वैल्यू दे दी, सम कॉलेज को इसने 9 वैल्यू दे दी, डॉक्टरेट को इसने 15 वैल्यू दे दी क्योंकि वो इसने हायर है, राइट। तो एजुकेशन को तुमने लेबल एनकोडिंग कर दी ठीक है। एंड जो तुम्हारी सैलरी है उसको तुमने क्या कहते हैं लेबल एनकोडिंग यूज कर दी, राइट। ऑर्डिनल, सॉरी इफ आई सेड इट रॉन्ग, ऑर्डिनल एनकोडिंग ऑन एजुकेशन एंड लेबल एनकोडिंग ऑन तुम्हारा सैलरी, राइट। दैट इज बोथ ऑफ दीज, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिखा दूंगा, वी हैव कवर्ड
we've covered label and ordinal encoding. Now we'll move on to one hot encoding. ठीक है? So in order to deal with nominal data, ठीक है, जिसके बीच में कोई relation जैसा मैंने बताया था, वो तुम like ordinal one hot encoding यूज करते हो, ठीक है? तो तुमने रेस की वो देख ली तुमने कि व्हाइट है, ब्लैक है, एशियन पैक स्लैंडर है, ठीक है? तुमने उसकी फ्रीक्वेंसी देख ली, ठीक है? तो ये there are technically 2-3 ways to like you encode, ठीक है? One is using तुम्हारे pandas, ठीक है? The other is ये भी pandas का ही मेथड है. ये एक है तुम्हारा sklearn वाला मेथड है. इसमें टिपिकली तुम्हें x और y में ये जो तुम्हारा ट्रेन ट्रेस स्प्लिट करा था ना तुम लोगों ने, वैसे करके तुम्हें इसमें पास करना पड़ेगा, राइट? सो सबसे पहले लेट्स गो विद, ठीक है? तो अगर तुम्हें pandas वाला मॉडल यूज करना है, pandas वाला मेथड यूज करना है, इट इज सिंपली pd.getDummies, ठीक है? उसके अंदर तुम पास करोगे df तुम्हारा डेटा फ्रेम, उसके बाद तुम पास करोगे कौन से कॉलम को तुम वन हॉट एनकोड करना चाहते हो, ठीक है? तो तुमने रेस को वन हॉट एनकोड किया, तो ये देखो ये 0-1 वैल्यूज मान लो या फिर तुम फॉल्स ट्रू मान लो, ठीक है? फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है? वाइट, इसका मतलब यही है कि ये इन सब का बेसिकली ये मतलब था कि जो ये वाला कॉलम था उसमें तुम्हारा, हाँ, तो वन मोर थिंग, जब तुम गेट डमीज करते हो ना, तुम्हारी जो ओरिजिनल कॉलम थी ना रेस करके, वो रिप्लेस हो जाती है, राइट? तो दैट कॉलम नो लॉन्गर एग्जिस्ट, उसकी जगह रेस अंडरस्कोर फिर ये जितने भी होते हैं उस हिसाब से डल जाएंगे, ठीक है? तो इसमें ये है बेसिकली कि ये वाले बंदे का रेस वाइट है, वाइट है, वाइट है, इस दिस डूड इज ब्लैक, दिस डूड इज आल्सो वाइट, ऐसे करके तुम्हारा 001 जैसे मैंने इस पे दिखाया था, ये ऐसे इस फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगा. ये तो ट्रू फॉर्म, ये 10 है, वो ट्रू फॉल्स वाला मेथड है सिंपली, ठीक है? तो दिस इज वन मेथड, गेट डमीज, ठीक है? तो अब एक और बात है, जैसे मैंने बताया था, वो जो पहला वाला तुम्हें कॉलम ये वाला जो है, वो जब रिमूव करना होता है तो सिंपली वो सेम कोड है, जस्ट ऑल यू डू इज अनसाइड ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू कर देते हो, ठीक है? तो इसका फर्स्ट इंडियन अमेरिकन इंडियन एस्किमो वाला था, राइट? अमेरिकन इंडियन एस्किमो वाला था, वो सिंपली वो वाला कॉलम रिमूव हो गया. तो इफ ऑल ऑफ दीज आर फॉल्स, राइट, ये सारे फॉल्स है, तो बेसिकली वही ट्रू है, ये हमें पता चल जाएगा सीधा सीधा, राइट? तो दिस इज नोन एज k-1 हॉट एनकोडिंग, ठीक है? दिस इज वन हॉट एनकोडिंग, दिस इज k-1 हॉट एनकोडिंग, बस वही है, राइट? ऑल यू डू इज pandas का ही मेथड है दोनों, बस एक में ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू कर दोगे तुम, right? Then you use sklearn. This is the last second to last thing, right? तुम अब ये मैंने बस अपनी मर्जी से लेकर रखा हुआ है. x को मैंने डाल दिया, इस k में मैंने रेस डाल दिया, y में मैंने सैलरी एनकोडेड डाल दिया, राइट? कहाँ गया? हाँ, रेस वाला सेक्शन यहाँ से थोड़ा सा निकल गया, बट लाइक ओरिजिनल डेटा फ्रेम में रेस डाल दिया मैंने, सैलरी एनकोडेड डाल दिया, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, एक्स वाई में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये सब कुछ तो पता तुम लोगों को. फिर एक्स ट्रेन का मैंने हेड यूज किया, विच इज तो हेड के सॉरी रेस की वैल्यू आ गई तुम्हारी, ठीक है? फिर उसके बाद हाँ, ये sklearn वाला मेथड है, ये वाला है pd.getDummies, तुम्हारी डमी जो वेरिएबल्स हैं उस, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, दिस इज pandas वाला मेथड एंड दिस इज sklearn वाला मेथड, ठीक है? तो सिंपली यही फ्रॉम sklearn import वन हॉट एनकोडर का ये लगा लो तुम. ये ड्रॉप इक्वल टू फर्स्ट का मतलब यही है, ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू के बराबर ही है वो, कि पहला वाला कॉलम तुम ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद लाइक आई सेड ऑल ऑफ दिस इज कोड, इसका कुछ ऐसा समझाना नहीं है, ठीक है? तो ये जो नया वाला जस्ट एक सिंपली एक नया वो ले लिया हमने, उसके अंदर हमने ये डाल दिया, फिर ट्रांसफॉर्म करके एक्स ट्रेन को घुसा दिया, तो ये वन हॉट एनकोड अकॉर्डिंग टू sklearn कर देगा, ठीक है? एंड एक्स टेस्ट न्यू में भी वही कर देगा, एंड एक्स ट्रेन न्यू का मैंने प्रिंट करवाया, तो वही 0001 10001 ऐसे जैसे 4-5 कैटेगरीज थी, जैसे तुम्हारा था ना 5 कैटेगरीज थी, उस हिसाब से इसको 001111 करके कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अब there is another last वाली टॉपिक है तुम्हारी OHE वन हॉट एनकोडिंग में टॉप कैटेगरीज. कभी कभी तुम्हारी क्या होती है कि there are certain values, ठीक है? इस ये वाला एग्जांपल ना इट्स नॉट रियली दैट गुड, बट मैं तुम्हें सिर्फ सिंपली समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है? कि there are certain cases in which तुम्हारी जो यहाँ की नीचे वाली वैल्यूज होती है, ये वैल्यू काउंट से तुम्हारा निकलता है कि कहते हैं हायर वैल्यूज किसकी है, लोअर वैल्यूज किसकी है, वो असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देता है. तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे 1 होता है, या लाइक प्री स्कूल में सिर्फ एक डेटा एंट्री है, फर्स्ट फोर्थ के लिए सिर्फ 2 है. तो ये जब इतने कम वाले होते हैं ना, तो टिपिकली क्या होता है कि इन सब को यू कंप्लीटली कंबाइन इनटू अनदर कैटेगरी नोन एज अदर. इससे तुम्हारा क्या होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हारे कम हो जाते हैं when you are one hot encoding, right?
तुम्हारे एक तो अदर कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया, और फिर जब तुम ये करोगे, राइट, ये करोगे, तो तुम्हारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम अदर करके आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ लाइक मान लो 5-6 कॉलम्स को तुमने कन्वर्ट कर दिया, तो तुम्हारी डायमेंशनैलिटी तुम्हारी डेटा की कम हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वैल्यू काउंट्स कर लिया तुमने, फिर काउंट्स में तुमने यही वाला डेटा, ये जो जितना भी काउंट का डेटा था वो स्टोर कर दिया। अब मान लो मेरे को 1000 से नीचे जितने भी अकरेंसेस हैं उसे बेसिकली रिप्लेस कर देना, ठीक है, विद एन अदर कैटेगरी, राइट। तो उसके लिए सिंपल सा कोड है, राइट, काउंट्स इक्वल टू डीएफ ऑफ एजुकेशन काउंट, थ्रेशोल्ड वाली तुमने 1000 ले ली, तो रिप्लेस इज दिस इज लाइक डेटा फ्रेम जिसमें तुम क्या कहते हैं, काउंट्स इस वाले वैल्यू डॉट काउंट्स में से, ये वाले वैल्यू में से काउंट्स जिसकी भी थ्रेशोल्ड लेस देन थ्रेशोल्ड वैल है, व्हिच इज 1000 लो जो लिया था, ये जो इतनी वैल्यूज हैं, ठीक है, 10 तक की, ये मैंने स्पेसिफिकली 10 तक का इसलिए लिया क्योंकि ये सैलरी वाला डेटा सेट है, इसमें एज सच ये वाली यूजफुल है नहीं। वो अलग बात है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज्यादा, लाइक प्रोबेबली इसके अराउंड आ जाएगी, बट आई एम जस्ट टेकिंग दैट एज एन एग्जांपल ताकि तुम लोग समझ जाओ, और उसको सिंपली तुम अदर वाले कैटेगरी में डाल दोगे, ठीक है। तो ये दिस इज सिंपली दैट कोड टू डू दैट, एंड pandas dot get dummies वाला मेथड यूज कर लिया तुमने, उसे रिप्लेस कर दिया विद अदर, दिस इज सिंपली दैट, और तुम्हारी नंबर ऑफ रोज कम हो जाती है, सब कुछ। सो दैट इज dealing with categorical data, and that's about it. So I hope you guys understood everything. एट्टी परसेंट कोई नहीं, लाइक बात ये है ना, मैंने जो दिखाया तो बेसिकली थोड़ा समझाया और थोड़ा बैठ के मैंने बस कोड दिखाया है। अब बात ये है कि until and unless you like तुम खुद बैठ के करोगे नहीं ना, तुमने समझ आएगा नहीं, ठीक है। तो 80% ऑनेस्टली इज प्रीटी सिग्निफिकेंट यार, अच्छा हुआ मैंने थोड़ा बहुत अच्छा तो तुम लोगों को पढ़ा ही लिया कि तुम लोग को समझ आ गया थोड़ा बहुत। बाकी जितना है वो तुम लोग खुद बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। आई विल गिव यू गाइस द नोटबुक, वो मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तुम उसे ही देख के यू कैन टेक इट एज अ रिवाइज। हाँ भाई, you guys need to revise again, समझ आ जाएगा, like it's not that difficult, right? मेरे को ये बताओ, was it difficult understanding this outlier detection, removal and categorical data? हाँ, क्योंकि it's pretty simple, इतना मुश्किल है नहीं। हाँ भाई, बहुत बेसिक है और आसान भी है, like it's not really that hard. Kanchan? Yeah, so can we start with the quiz right now? Like Yeah, फिर could you देखो, like stop क्योंकि sharing your screen? yeah, I'll sure, share sure. mine. Just a second, guys.